आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक तो आपका चैप्टर तो चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज। आज इसी के अंदर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का हम डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम कहेंगे हाउ इक्विलिब्रियम रेट इज अटेन। अब हमारी इक्विलिब्रियम, जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कब बनता है, जब डिमांड और सप्लाई जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वही इक्विलिब्रियम बनता है। तो यहां हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो यहां फॉरेन एक्सचेंज के इक्विलिब्रियम कब बनेगा, इसको मैं इस डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अगर हमने कहा कि ये हम किस चीज को इस डायग्राम में हम क्या शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि चैप्टर का नाम आपका क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। तो हम एक्स एक्सिस पे अपने क्वांटिटी को ये इसमें शो करना है कि प्राइस के बढ़ने से, मतलब यानी कि डॉलर के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा और डॉलर की घटने से हमारी क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। इस चीज को इस डायग्राम के द्वारा हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने पढ़ा 11th में कि डिमांड और सप्लाई, मार्केट की रेट किस पे डिपेंड करता है, मार्केट और सप्लाई की डिमांड पे। यानी कि जैसी डिमांड है और जैसी सप्लाई है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट फोर्स जो है उसी रेट डिसाइड होता है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहाँ हम बात कर रहे हैं डॉलर की और क्वांटिटी की, कि डॉलर का रेट बढ़ने से हमारी क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा या डॉलर का रेट घटने से हमारी क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी आपने पिछले चैप्टर में भी टॉपिक में पढ़ा। अब जब स्थिति मार्केट में ये है कि जिसको हम दो ऐसे किए, जो हम अपवर्ड करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये किस तरह का कर्व है, सप्लाई का कर्व कैसा होता है, अपवर्ड होगा, और आपका डिमांड का कर्व कैसे होता है, ये डाउनवर्ड होता है। तो ये जब दोनों चीजें जब इंटरसेक्ट यहाँ पे करता है वही इक्विलिब्रियम होता है। ये कंसेप्ट आपने 11th में पढ़ा था। और यही जहां इक्विलिब्रियम बनता है उसी से ये यहाँ की रेट जो है फिक्स होता है, जिसको हम आर कहते हैं। ये आर है हमारा। अब ये तो एक्चुअल पोजीशन है। अब अगर मान लीजिए आर से हमारी अगर प्राइस R1 हुई, यानी कि रेट हमारा बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया डॉलर का, तो क्या इसका रेट बढ़ने से ये क्या आपने ये इंटरसेक्ट किया, तो एक को आपने डिमांड कर लिया और दूसरे को इधर आपने सप्लाई कर लिया। तो जब आपकी प्राइस बढ़ी तो प्राइस बढ़ने से क्या हमारा कोई चेंजेस होगा क्वांटिटी पे। तो ये देखिए, जब ये प्राइस यहां बढ़ रहा तो यहां पे क्या हो रहा, ये चीजें हो रही है, ये हमारा Q1 से Q2 आ गया, क्वांटिटी 2। अब जब ये आपका जब ये कर रहे हैं तो इसका सिचुएशन क्या दिख रही है कि ये जब इंटरसेक्ट कर रहा तो मार्केट में क्या सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, एक्सेस सप्लाई, यानी कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। इसी तरह अगर प्राइस बढ़ने पे सिचुएशन हो रही है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मार्केट में क्या है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। लेकिन जब प्राइस घट रहा, यानी कि आर से ये R1 हुआ, तो ये कंडीशन हुई कि एक्सेस सप्लाई हुआ, और जब आर से R2 हुआ, यानी कि प्राइस जब घटा, तो इसमें भी चेंजेस आएगा आपकी क्वांटिटी में। तो इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, जब ये यहाँ पे जब इसकी प्राइस बढ़ रही है तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे किस चीज की चीज बढ़ जा रही है। जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा और जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशंस को इस फिगर पे हम ये शो कर रहे हैं कि जब हमारी डॉलर जब की रेट बढ़ जा रहा है तो हमारी मार्केट में सप्लाई बढ़ जा रही है, और जब डॉलर की रेट कम हो जा रहा तो मार्केट में हमारा डिमांड बढ़ जा रहा। इसी चीज को एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड के नाम से हम इसमें शो कर रहे हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट है कि अगर इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम तब होगा जब डिमांड और सप्लाई जो है जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, अब यहां पे स्थिति हो रही है कि सप्लाई ज्यादा हो रहा है, रेट बढ़ने से सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, और रेट घटने से डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इस कंडीशंस में इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, तो मार्केट में कंडीशन ये है कि कहीं पे रेट बढ़ने से सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, और रेट घटने से डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये तो मार्केट में कुछ दिन तक तो सिचुएशन ये रहेगी,
लेकिन धीरे 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 क्या होगा, ये चीजें, ये एक्सेस सप्लाई कम होते होते इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसी तरह डिमांड जो है, एक्सेस डिमांड है, ये धीरे धीरे मार्केट से स्वतः खत्म हो जाएगा। कुछ दिन तक ये सिचुएशन रहेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ जाएगा कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई, जितनी सप्लाई उतनी। तो वहीं इसी को कह रहा है कि जहां पे तब क्या होगा कि जब इंटरसेक्ट करेगा डिमांड और सप्लाई, तो वहीं इक्विलिब्रियम है। तो मार्केट में एक्चुअल मार्केट फोर्स की सिचुएशन क्या है प्रेजेंट टाइम में, कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, और रेट बढ़ने पे और रेट घटने से डिमांड ज्यादा, यहाँ पे रेट बढ़ने से सप्लाई ज्यादा है, रेट कम है, सॉरी, रेट बढ़ने से सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, और रेट घटने से डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ये सिचुएशन है, लेकिन ये मार्केट में बहुत दिनों तक नहीं होता है। ये धीरे धीरे क्या होता है, स्वतः ही इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो देखिए मैंने इस चीज को, सप्लाई को मैंने किधर एरो इधर किया है और इधर एरो किया। सप्लाई धीरे धीरे यहाँ इक्विलिब्रियम में पहुंचने का प्रयास करेगा, वहां तक पहुंच जाएगा। और जो डिमांड एक्सेस है, ये भी धीरे धीरे करते करते क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट इज अटेन। देखिए मार्केट में बहुत दिनों तक ना एक्सेस डिमांड रह पाएगा, ना एक्सेस सप्लाई कर पाएगा। ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। डिमांड सप्लाई कहीं पे ज्यादा है रेट बढ़ने से, और कहीं पे रेट घटने से अगर डिमांड ज्यादा है, तो कुछ दिन तक तो ये मार्केट में चलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्वतः इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें यही है कि डिटरमिनेशन अगर एक्सचेंज रेट लिखने को आएगा और हाउ इक्विलिब्रियम रेट इज अटेन्ड, तो ये फिगर आप बनाएंगे, एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड एक ही फिगर पे, इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। और इसको लिखना होगा, देखिए लिखने का यही चीज हमने इंग्लिश में लिखा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये सीधे सीधे वही चीज कहा कि जहां पे दोनों चीजें क्या, मार्केट की जो फोर्स है डिमांड और सप्लाई, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये है और ये आपका सप्लाई है, ये डिमांड है, और ये पॉइंट जो है यही आपका इक्विलिब्रियम है। तो इसी को कह रहा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस क्या है, डिमांड और सप्लाई, इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ, फोर्सेस का मतलब मार्केट का जो फोर्स है, और कहां पे कर रहा है, डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड और सप्लाई है, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, वो क्या है, वही हमारा, मतलब उसी को कह रहा है कि वो फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल कैसे फ्लेक्सिबल है, तो आगे जो डायग्राम मैंने इसमें बनाया कि एज पर द डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे कर रहा है। ई पॉइंट क्या है, ई इज ए इक्विलिब्रियम वेयर इक्विलिब्रियम रेट इज डिटरमाइंड एट ओ आर। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये फिगर में देखिए, ये फिगर में इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, ये हमारा O है और ये R है, यही हमारे क्या रेट को फिक्स कर रहा है। मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्ट जहां करेगा, जहां एक दूसरे से दोनों क्रॉस करेंगे, वहीं पे हमारी इक्विलिब्रियम बनता है, और उससे मेरा क्या बनता है, OR बनेगा, यानी कि रेट हमारी फिक्स होती है। इसी चीज को सेकेंड लाइन में इंग्लिश में लिखा है। दूसरा, तीसरा चीज है, अब आप देखिए, इफ एक्सचेंज रेट राइजेस, अगर रेट अगर बढ़ रहा है फ्रॉम OR टू OR1, देखिए जब OR से OR1 बढ़ रहा है, यानी कि OR कौन है, OR ये है, और OR1 यानी कि ये रेट बढ़ गया। तो जब OR से OR1 हुआ, तो क्वांटिटी में भी चेंजेस आएगा। ये देखिए, OR से OR टू OR1, द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल फॉल टू OQ एंड सप्लाई विल राइज टू OQ2। देखिए यहां पे चीजें बढ़ जा रही, एक्सेस सप्लाई हो जा रहा है। जब रेट बढ़ा तो क्या हुआ, OQ से OQ2 आ गया, यानी कि एक्सेस सप्लाई हो गया। जब रेट बढ़ा, तो जब रेट बढ़ने से क्वांटिटी में क्या चेंजेस आया, पहले हम Q1 पे थे और Q1 से Q2 हो गए, तो Q2 हो गए तो क्या मेरी बढ़ गई, सप्लाई मेरी बढ़ गई, यानी एक्सेस सप्लाई विल एक्सीड एक्सेस सप्लाई। ये क्या हुआ, Q2 पे सप्लाई बढ़ गई, दिस इज सिचुएशन। और ये सिचुएशन कैसी सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, विच रिजल्ट इन फॉल इन एक्सचेंज रेट टिल इट अगेन रिचेस इक्विलिब्रियम लेवल OR। और ये फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब रेट रिजल्ट क्या होगा, एक्सचेंज रेट टिल, तब तक इट रिच अगेन रिचेस, एक समय तो एक्सेस सप्लाई है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो इक्विलिब्रियम की तरह मार्केट में स्वतः आ जाएगा।
ये देखिए मैंने इसको डाउनवर्ड एरो किया है, ये जो हमारी एक्सेस सप्लाई है धीरे धीरे करते करते ई तक पहुंचने की कोशिश करके अपने को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसी चीज को उसने इंग्लिश में लिखा है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं ये तो एक्सेस सप्लाई की बात हो गई, एक्सेस सप्लाई हो गई। अब एक्सेस अगर हम रेट की बात करेंगे, इफ एक्सचेंज रेट फॉल फ्रॉम OR टू OR1, अब अगर नीचे गिर गया, अब रेट घट गया, द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल राइज टू OQ, और डिमांड का जो क्या हुआ OQ Q तक पहुंच गया तो सप्लाई क्या होगा, फॉल हो जाएगी। तो इसका मतलब सिचुएशन क्या होगा, एक्सेस डिमांड विच रिजल्ट इज राइज इन एक्सचेंज रेट टिल इट अगेन रीचेस टू इक्विलिब्रियम लेवल OR। इसी को देखिए यहां पे लिखा, फिगर में देखिए, फिगर से ही मैंने सारा चीजें एक्सप्लेन किया है इसको। इसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये R2 हुआ तो इसकी प्राइस क्या हुई, यहां पहुंच गया, और इसमें जब हुआ तो एक्सेस डिमांड क्या हुआ और ये डिमांड हो गया, तो धीरे धीरे सिचुएशन ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करके अपने को मार्केट में इक्विलिब्रियम पे बना लेता है। तो ये दो चीज आपको इस डायग्राम के द्वारा मैंने एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड की बात की है, और इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप 3 नंबर में तो डायग्राम बनाएंगे और प्लस इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक क्वेश्चन इससे आता है 3 नंबर का कि व्हाई डज डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज राइज विद फॉल इन इट प्राइस। इसको ध्यान से समझिएगा कि डिमांड अगर फॉरेन एक्सचेंज में है, राइज विद फॉल इन प्राइस, अगर दाम राइज विद फॉल इन प्राइस, अगर दाम में घटता है, दाम कम हो जाता है, तो डिमांड क्यों बढ़ जाती है। व्हाई डज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों बढ़ जाती है, एक्सचेंज राइज विद फॉल इन इट प्राइस। जब डॉलर की रेट घटता है तो डिमांड क्यों बढ़ जाती है। सवाल ये कि व्हाई डज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड यहां किस चीज की पढ़ रहे हैं आप, यहां फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो अगर डॉलर की कीमत बढ़ गई तो डॉलर की डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज में डिमांड अगर बढ़ जा रहा है हमारे डॉलर की कीमत गिरने से, यानी कि विथ फॉल इन इट प्राइस, अगर दाम घटा तो हमारी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ जाती है। क्यों, क्या करते हैं तो ऐसा बढ़ जाती है। तो पहला चीज अगर ऐसा है तो इंपोर्ट इंक्रीजेस, जब हम उस समय क्या करेंगे, हम इंपोर्ट ज्यादा करने लगेंगे क्योंकि लोग सस्ती हो गई। तो व्हेन ए प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज प्राइस घटा, द फॉरेन गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर, फॉरेन की चीजें, जो बाहर की चीजें वस्तुएं हैं वो क्या सस्ती हो जाएगी। एंड इट मे लीड टू इंक्रीज इंपोर्ट रिजल्टिंग इन मोर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नतीजा क्या होगा कि जब चीजें फॉरेन में सस्ती होने लगेगी, जब दाम घट गया, डॉलर का रेट घट गया, तो वहां की चीजें सस्ती हो गई। तो जब चीजें सस्ती होगी तो इंडियन क्या करेंगे, इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। इंपोर्ट इंक्रीज इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वहां पे चीजें सस्ती हो गई है। तो लीड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट रिजल्टिंग इन मोर डिमांड ऑफ फॉरेन, क्या होगा कि हमारी इंपोर्ट बढ़ जाएगा और नतीजा ये होगा क्या कि हम फॉरेन की चीजों को ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। तो पहला इंपैक्ट ये पड़ेगा, इंपोर्ट इंक्रीजेस। दूसरा क्या होगा कि जब डॉलर कम हो गया, जब सस्ता वहां पे हो गया, तो हम अपना घूमने की स्पीड बढ़ा देंगे, हम ज्यादा टूर करने लगेंगे, टूरिस्ट बढ़ जाएंगे फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोमोट टू टूरिज्म ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, हम फॉरेन कंट्री में घूमने का ज्यादा प्लान करने लगे क्योंकि वहां पे चीजें सस्ती हो गई है, घूमना सस्ता हो गया, पैसा वहां कम लगेगा क्योंकि डॉलर का रेट कम हो गया। तो फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज promote the tourism of that foreign country and therefore demand of foreign exchange rises। और नतीजा क्या होगा कि फॉरेन का जो डिमांड है, एक्सचेंज की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पे डॉलर की कीमत घट गई है। तो पहला क्या हो गया, पहले हमारा इंपोर्ट इंक्रीज कर जाएगा हमारे वहां के डॉलर के कम होने से। दूसरा, हमारी टूरिज्म बढ़ जाएगा, यानी कि हम विदेशों में घूमना शुरू कर देंगे। और तीसरा, जब चीजें सस्ती हो जाएंगी, जब डॉलर कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि हम इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन में ज्यादा करेंगे। विद द फॉल ऑफ प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्री, हम फॉरेन कंट्री में जमीन लेना शुरू कर देंगे, अपनी किसी न किसी में हम इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना शुरू कर देंगे। बिकम मोर लिक्विडिटी, मतलब होता है आकर्षण करता, विच इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और क्या होगा, जब $1 $2 के बराबर हो जाएगा तो आप क्या करोगे, अपना पैसा पूंजी फंसाना शुरू कर दोगे विदेशों में, वहां खरीदना शुरू कर दोगे। इसलिए तो उसको वर्ड दिया है कि बिकम मोर लिक्विडेटिव, मतलब ज्यादा आकर्षित होने लगेंगे उस वहां के प्रॉपर्टी में पैसा फंसाने के लिए। इंक्रीजेस द डिमांड, और इससे क्या होगा कि हमारी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाएगी।
तो तीन चीजें आपकी इसमें चेंजेस होंगे। अगर वहां का डॉलर सस्ता हो जाएगा तो डॉलर के सस्ता फॉल होने से हमारी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाएगी। और उसमें किस किस क्षेत्र में बढ़ जाएगी, क्या होने लगेगा, हम अपनी इंपोर्ट ज्यादा करने लगेंगे, बाहर से सामान ज्यादा मंगाने लगेंगे। दूसरा क्या करेंगे, हमारा टूरिज्म बढ़ जाएगा, हम विदेशों में घूमने का प्लान ज्यादा करने लगेंगे क्योंकि अब हम कम पैसे में हम विदेश टूर कर सकते हैं। और तीसरा, जब चीजें सस्ती हो जाएगी तो वहां हम पैसा भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये तीन चीजें होंगी वहां के डॉलर की रेट घटने से। अब इसी का अगर उल्टा कर दिया जाए कि व्हाई डज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल, अब क्यों कम होने लगेगा वहां की डिमांड, अगर वहां क्या डॉलर की कीमत बढ़ जाए। अब जब डॉलर अगर 80 रुपया था, एक डॉलर 80 रुपए के बराबर था, अब डॉलर 120 रुपया हो जाए, तब क्या कंडीशन होगी, ये तो कम होने की बात हुई। तो हम अपनी इंपोर्ट इंक्रीज कर देंगे, टूरिज्म बढ़ा देंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। लेकिन ठीक इसका ऑपोजिट हो जाए कि हमारे डॉलर जो वो उसकी कीमत बढ़ जाए, तब हमारे एक्सचेंज डिमांड में हमारी क्या स्थिति होगी, क्यों फॉल होने लगता है कि हमारी अगर प्राइस डॉलर की बढ़ जाती है तो उसमें क्या होगा, इंपोर्ट डिक्रीजेस। फिर क्या अगर महंगी चीजें मिलेगी तो क्या विदेशों से आप सामान मंगाएंगे, नहीं मंगाएंगे। तो व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस देन फॉरेन गुड्स बिकम कॉस्टलियर। जब डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी तो वहां की वस्तुओं की दाम बढ़ जाएगा, तो कॉस्टलियर हो जाएगा, एंड इट मे लीड टू डिक्रीज इन इंपोर्ट। और इसका नतीजा क्या होगा, तो लोग बाहर से सामान मंगाना कम कर देंगे, रिजल्टिंग इन लेस डिमांड ऑफ। और इसका रिजल्ट क्या होगा, लोगों की मांग कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड यहाँ कम क्यों हो रहा, कम इसलिए हो रहा कि डॉलर की कीमत बढ़ गई। और वहां डिमांड ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि डॉलर की कीमत घट गई। तो जब घट जाएगी तो चीजें इंक्रीज कर लेंगे, और जब कोई चीज बढ़ जाएगी तो हम बाकी चीजों में डिक्रीज कर लेंगे। ठीक उसका ऑपोजिट, हम अपनी इंपोर्ट डिक्रीज कर लेंगे क्योंकि चीजें वहां महंगी हो जाएगी। अब इतना महंगा, अगर आपका डॉलर महंगा हो जाएगा, क्या फिर भी आप विदेश घूमने जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो डिमोट्स द टूरिज्म। फिर क्या करेगी, अब हम वहां पे घूमने को क्या हम अब कैंसिल कर देंगे क्योंकि महंगा है, और इससे कंट्री में जाना नहीं पसंद करेंगे। देयरफॉर द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल। और इससे क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज में हमारी डिमांड घट जाएगी, तो कम हो जाएगी। पॉइंट तीनों सेम है, बस आपको इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट रखना है कि अगर डॉलर बढ़ेगा, अगर डॉलर घटेगा तो हमें अपनी चीजें इंपोर्ट, हम अपना टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। और अगर डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी तो वहां पे क्या करेंगे, इन सभी चीजों पे हम अपना चीजें कम कर लेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, हम टूरिज्म हमारा कम हो जाएगा, जाना बंद हो जाएगा, न के बराबर होगा। और तीसरा, आप इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि चीजें वहां पे महंगी हो गई। कितनी चीजें समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस विथ राइज इन इट प्राइस। अब जैसे अभी डिमांड की बात की, इसी तरह आपका सप्लाई के लिए भी बात होगी। अभी तो हम डिमांड की बात कर रहे हैं कि डॉलर के बढ़ने से और डॉलर के घटने से हमारे डिमांड के फॉरेन एक्सचेंज में क्या फर्क पड़ता है। तो जब बढ़ेगा डिमांड, जब रेट जब घटेगा तो हमारी चीजें क्या इंक्रीज हो जा रही है डिमांड में, और जब डॉलर की कीमत बढ़ जा रही है तो हमारे क्या हो रहा है, डिमांड में हमारी चीजें कम हो जा रही है। तो इसी तरह सप्लाई पे भी फर्क पड़ेगा। तो सप्लाई अगर होगा तो ठीक इसका ऑपोजिट लिखना। वहां क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट में आप प्लस माइनस कर रहे हैं, लेकिन जब आप सप्लाई की बात करेंगे तो जब आपकी फॉरेन एक्सचेंज राइज करेगा विद राइज इन इट प्राइस। अगर फॉरेन एक्सचेंज में सप्लाई में की बात कर रहा, सप्लाई में अगर रेट बढ़ गया आपके व्हाई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस विथ राइज इन इट प्राइस। अगर डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, तो जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, सप्लायर को, जो प्रोड्यूसर है। तो जब आपकी डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी तो सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। अब क्या होगा, चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगेगी हमारी कंट्री से, क्योंकि जब हमारी चीजें डोमेस्टिक चीजों की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि विद द राइजेस ऑफ प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर। भाई डोमेस्टिक चीजें सस्ती हो गई, एंड इट्स द लीड टू द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस। तो उसके बढ़ने से क्या है, डोमेस्टिक चीजें सस्ती हो जाएगी, और जब सस्ती हो जाएगी तो क्या होगा, ये हमारा सप्लाई बढ़ जाएगा। तो पहला तो इंपैक्ट ये पड़ेगा। दूसरा, टूरिज्म पे क्या फर्क पड़ेगा, विद द राइज प्राइस, जब प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अगर दाम बढ़ जाता है तो क्या होगा, फॉरेनर आना शुरू कर देंगे, चेंज विजिटिंग और डोमेस्टिक कंट्री बिकम चीपर ऑफ फॉरेन, द सप्लाई ऑफ फॉरेन
एक्सचेंज इंक्रीजेज। क्या होगा जब विदेशी पर्यटक बढ़ जाएंगे, आएंगे, तो हमारी चीजें यहाँ क्या सस्ती मिलेंगी और हमारा क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए पहला आपका इंपैक्ट एक्सपोर्ट पे पड़ा, वहां पे आपको क्या पड़ रहा था, डिमांड में इंपोर्ट पे पड़ रहा था, प्रभाव पड़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ एक्सपोर्ट पे पड़ेगा, टूरिज्म पे भी यहाँ पड़ेगा, और तीसरा इन्वेस्टमेंट में यहाँ भी पड़ेगा, सप्लाई पे। विद द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इन्वेस्टिंग इन ए डोमेस्टिक कंट्री बिकम मोर लिक्विडेटिव, मतलब आकर्षक। तो क्या कहेगा, फॉरेनर हमारे यहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ की चीजें सस्ती हो गई। जब दाम बढ़ गया तो उनके लिए हमारे यहाँ क्या डोमेस्टिक चीजें सस्ती हो गई, तो फॉरेनर क्या करेंगे, अपनी चीजों को इन्वेस्ट भी करने लगेंगे। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टिंग इन ए डोमेस्टिक कंट्री बिकम मोर लिक्विडेटिव फॉर द फॉरेन एंड देयरफॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज, और फॉरेन एक्सचेंज क्या सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। ये तो 3 पॉइंट आपने लिख दिया उसके प्राइस के बढ़ने से। तो क्वेश्चन क्या था सप्लाई में इसका, कि वाई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस विथ राइज इन प्राइस। फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई वो क्यों बढ़ जाती है हमारे डॉलर को बढ़ने से, यानी कि प्राइस बढ़ने से। तो एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, दूसरा आपका टूरिज्म, और तीसरा जो है आपका इन्वेस्टमेंट। और ठीक अगर इसका उल्टा दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा, वाई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस फॉल। फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई क्यों कम हो जाती है, अगर उनकी प्राइस भी घट जाए, तो डॉलर की कीमत कम हो जाए तो सप्लाई पे भी फर्क पड़ता है, ऐसा क्या रीजन है। तो इसमें भी सीधे इसका उल्टा लिखेंगे, यहाँ इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो फिर हो जाएगा एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा और टूरिज्म भी कम होगा। तो ठीक इसकी ऑपोजिट ये तीनों पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। तो ये 3 चीज आपके इससे सवाल आएंगे। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए चेंज इन डिमांड में क्या चेंजेस हो रहा, अगर मान लीजिए डॉलर की कीमत बढ़ गई, ऐसे समझिए डॉलर की कीमत बढ़ गई तो इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि चीजें हमारी वहां पे बिके, मतलब वहां से डॉलर बढ़ गई तो इंपोर्ट क्या हुआ गया, इंपोर्ट जब बढ़ेगा तो डॉलर बढ़ जाएगा, डिमांड। अगर आपका डॉलर बढ़ गया, टूर अगर आप ज्यादा करने लगोगे तो क्या होगा, डिमांड किस चीज की होगी, ये भी बढ़ जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, डिमांड किसकी हो जाएगी, यहां पे भी डिमांड आपकी डॉलर की बढ़ जाएगी। और अगर आप यूनिलैटरल गिफ्ट ज्यादा अगर आप करेंगे तो यहाँ पे डिमांड किस चीज की बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी डॉलर की। तो डॉलर की कीमत बढ़ने से क्या होगा, इंपोर्ट होगा ज्यादा, टूर ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और यूनिलैटरल गिफ्ट ज्यादा होगा। तो ऐसे डिमांड को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। इसका एक वर्ड है कि जब सारी चीजें जब बढ़ेंगी, ये इंपोर्ट ज्यादा होगा, टूर ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और यूनिलैटरल गिफ्ट ज्यादा जाने लगेगा, तो इस चीज को हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और ठीक इसका अगर अपोजिट हो जाए कि अगर इंपोर्ट कम होने लगे तो क्या होगा, डॉलर की कीमत क्या होगी, कम हो जाएगी, टूर कम होने लगेगा, लोग जाना पसंद नहीं करेंगे तो डॉलर की कीमत क्या होगी, घट जाएगी। इन्वेस्टमेंट लोग कम करने लगे तो डॉलर की कीमत क्या होगी, घटने लगेगी। यूनिलैटरल गिफ्ट अगर कम आने लगेंगे तो क्या होगी, यूनिलैटरल आपका डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। तो जब चीजें ज्यादा होंगी तो हमारी डॉलर की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ने पे ही चीजें की बढ़ेंगी। तो जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा तो डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, टूर ज्यादा होगा तो डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, और यूनिलैटरल गिफ्ट ज्यादा भेजेंगे तो डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। इसी का ऑपोजिट, अगर इंपोर्ट कम होने लगेगा तो इसका मतलब कि डॉलर की कीमत कम हो गई, टूर कम होने लगेगा, लोग बाहर से आना कम कर देंगे तो डॉलर की कीमत घट जाएगी। इन्वेस्टमेंट में इसी तरह यूनिलैटरल गिफ्ट में भी कम हो जाएगा तो डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। और जब चीजें बढ़ेंगी तो उसको कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ये 2 चीजें आपको इससे समझना है। अब इसको अगर हम फिगर से समझिए कि हम फिर क्या करेंगे, जब हम फिगर पे करेंगे तो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड को अगर हमको इस डायग्राम के द्वारा शो करना है तो आप देखिए हमने पहले क्या किया, एक दो क्रॉस लाइन लिया, एक सप्लाई का और दूसरा आपका डिमांड का। अब ये डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहीं इक्विलिब्रियम बन रहा है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यहीं पे जहां पे इक्विलिब्रियम बनता है वहीं पे ये रेट आर जो है डिसाइड होता है, ठीक। अब आर मान लीजिए $1 80 रुपए के बराबर है, ठीक। अब 1 रुपीज इज इक्वल टू $80, $1 हमारे 80 रुपए के बराबर है।
अब आपने पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई में कि जब कोई चीज इंक्रीज करती है, डिमांड बढ़ता है, तो हमारा कर्व किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, राइट साइड। तो ये देखिए पहले हमारा डिमांड ये क्या था, डीडी था, अब दूसरा हमारा कर्व क्या पड़ रहा, यानी कि हम एक लाइन ये बना दिए D1 D1, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही, यानी कि हमारा जब हमारी $1 80 रुपीज के बराबर था, तो ये बढ़ के हमारी 100 पहुंच गया। तो जब 100 पहुंच गया तो हमारा क्या डिमांड भी बढ़ेगा, जब हमारी डिमांड में भी फर्क पड़ेगा। जब रेट 80 रुपया था तो हमारी चीजें ये थी सिचुएशन, इक्विलिब्रियम हमारा ई पॉइंट पे था। लेकिन जब हमारी प्राइस 80 से 100 हो गया, डॉलर का दाम, डॉलर की कीमत, तो क्या दूसरा ये नए डिमांड की रिक्वायरमेंट यहां होगी, क्योंकि जब ये D1 जिसको नाम दिए गए, तो जब ये आगे बढ़ेगा डिमांड जो, तो दूसरा जब नया डिमांड वहां पे स्टार्ट हो रहा, तो क्या दूसरा इक्विलिब्रियम में बनेगा, बनेगा। तो आप ये देखिए इस चीज को, क्योंकि ये क्यों बनेगा, क्योंकि ये कहां बनेगा, ये बनेगा क्योंकि अब ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा। तो दूसरा डी, जिसको हमने नाम दे दिया D1 और D1, कि जब हमारी चीजें, जब प्राइस बढ़ा तो हमारी डिमांड भी बढ़ गई। पहले हमारा प्राइस 80 था तो डी और डी हमारी डिमांड थी, लेकिन जब प्राइस हमारी 80 से $100 हो गया, यानी कि $1 100 रुपए के बराबर हो गया, तो हमारी डिमांड भी बढ़ गई। और जब डिमांड हमारे बढ़ा, यानी कि D1 और D1 और इक्विलिब्रियम भी यहां बनेगा, दूसरा इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि अगेन ये सप्लाई और डिमांड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा वो E1 बनेगा, यानी इक्विलिब्रियम 1। अब इक्विलिब्रियम 1 बना तो इसको हम D1 और D1 करेंगे। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, जहां यहां पे हम लिखेंगे इंक्रीज इन डिमांड। और ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं जब हमारी रुपीस की वैल्यू कम हो रही है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो इसको हम करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब हमारी वैल्यू, क्योंकि 80 से क्या हो गया, 80 से 100 हो गया, तो हमारी करेंसी कम वैल्यू हो गई, और अमेरिका की यानी कि जो डॉलर है उसकी कीमत 100 रुपीज होगी। तो दोनों की जो वैल्यू, यानी कि हमारी करेंसी वैल्यू कम हो जाएगी और फॉरेन की करेंसी और डॉलर की करेंसी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ये क्या, ये डेप्रिसिएशन है। और कैसा डेप्रिसिएशन है, ये करेंसी डेप्रिसिएशन है। और इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरा हम इसको कहेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन। और यही चीज जब आपका उल्टा हो जाए, जब डॉलर जब कम हो जाए, डॉलर जब घट जाएगा, तो ये चीज हमारी क्या होगी, ये भी डिमांड पे हमारा इंपैक्ट डालेगा कि पहले हमारा डी ये था और एस ये था, तो ये हमारी ई इक्विलिब्रियम थी और ये हमारा रेट था, प्राइस था, यानी $1 80 रुपए के बराबर था। अब हमारा रेट क्या हुआ, 80 से हमारा 60 रुपया हुआ, यानी कि $1 अब 60 रुपया का हो गया। तो हमारी जो करेंसी है, हमारी करेंसी क्या एप्रिसिएट हो गई, उनकी करेंसी डेप्रिसिएट हो गई, यानी कि डॉलर कम हो गया और हमारी रुपीस उनसे बढ़ गई। तो यानी कि इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे, और दूसरा कहेंगे इसको हम करेंसी एप्रिसिएशन। हमारी उनके लिए क्या हुआ, वो डेप्रिसिएशन हुआ, हमारे लिए एप्रिसिएशन हुआ। यहां पे हमारा दाम उनका डॉलर बढ़ गया और हमारी कीमत कम हो गई, तो हम यहाँ पे करेंसी हमारी डिप्रिसिएट हो गई, और वहां पे क्या हुआ कि हमारी करेंसी बढ़ गई, तो उनके लिए डेप्रिसिएशन है और हमारे लिए एप्रिसिएशन है। तो ऐसी करेंसी को हम करेंसी एप्रिसिएशन कहते हैं। और यहां भी देखिए जब दाम घटा तो दूसरा इक्विलिब्रियम बनेगा, यानी कि D1 D1 यहां बना और ये इंटरसेक्ट यहां हो रहा है, यानी कि E1 दूसरा इक्विलिब्रियम बना। इसी को हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, और ये डिक्रीज इन डिमांड की बात करता है। तो ये दो फिगर आपको इसमें जब आएगा एग्जाम में, तो पहले चीज तो आप इस चीज को ऐसे लिखेंगे, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड को अगर ये रेट अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो ये चीजें इंपैक्ट डालेगा। इंपोर्ट ज्यादा होगा, अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, डॉलर की। टूर ज्यादा होगा तो किसकी कीमत बढ़ेगी, डॉलर की। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो किसकी कीमत बढ़ेगी, डॉलर की। यूनिलैटरल गिफ्ट ज्यादा जाने लगेंगे तो किसकी कीमत बढ़ेगी, डॉलर की। तो ऐसे जो डिमांड होने लगेंगे तो इसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और जब टूर कम होने लगेगा, आपके इंपोर्ट कम होने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट कम होने लगेंगे, यूनिलैटरल गिफ्ट कम आने लगेंगे, तो इसका मतलब कि डॉलर की कीमत घट रही है। तो ऐसे घटने क्रम के डिमांड को हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। और जब
आपका डॉलर की कीमत बढ़ने लगेगी, इसका मतलब कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमारी डिमांड के बढ़ने की वजह से डॉलर बढ़ रहा है, हमारी डिमांड कम होने की वजह से डॉलर की कीमत कम हो रही है। तो पहले तो आप इस तरह से इसमें चर्चा, अब इसमें अगर ये क्वेश्चन सिंगल पूछ देगा कि अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा होने से डॉलर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप इसमें सीधे सीधे ये डायग्राम बनाएंगे। इसमें से चार चार क्वेश्चन जैसे भी आए, चाहे वो इंपोर्ट के बढ़ने की बात करे, चाहे इंपोर्ट की घटने की बात करे, चाहे वो टूर की बढ़ने की बात करे, टूर की घटने की बात करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बढ़ने की बात करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की घटने की बात करे, चाहे वो यूनिलैटरल बढ़ने की बात करे गिफ्ट की, चाहे यूनिलैटरल गिफ्ट की घटने की बात करे, ये चार चार क्वेश्चन से सिंगल सिंगल पूछा जा सकता है, आंसर सबका सेम होगा। अगर वो हमारे इंपोर्ट को बढ़ने की बात करेगा कि अगर हमारी कंट्री से हम बाहर कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो क्या, किस चीज की डिमांड, तो क्या सिचुएशन है, यानी कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तब भी आप इसी चीज को लिखेंगे, इसको बनाएंगे और ये डायग्राम तब भी होगा। तो चारों क्वेश्चंस के अलग अलग तरीके से अलग अलग सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है, लेकिन आंसर सबका सेम यही होगा कि अगर हमारी कीमत बढ़ेगी, जब हमारा बढ़ेगा तो ये फिगर बनेगा, और जब हमारा डॉलर घटेगा तो ये, तो उसमें सिंगल भी पूछे चाहे पूरे का पूछे, जिसमें भी आंसर दोनों में फिगर सिंगल में भी यही बनाना है और पूरे का पूछेगा भी तो यही बनाना है। जब हमारी चीजें, हमारी करेंसी घट जाएगी, दूसरी करेंसी बढ़ जाएगी, तो हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन है, और हमारी करेंसी से बढ़ जाएगी और फॉरेन की करेंसी घट जाएगी तो ये करेंसी हमारी एप्रिसिएशन है। ये इस तरह से इसका जवाब आंसर आप देंगे। अब यही चीज अभी मैंने डिमांड की बात की कि चेंज इन डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, आपके करेंसी डिप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। इसी तरह अगर सप्लाई में अगर चेंजेस होगा तो क्या होगा, ठीक इसी तरह इसमें भी अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगेंगे तो क्या होगा कि हमारी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा, सप्लाई ज्यादा होने लगी तो यानी कि हमारी डॉलर की कीमत बढ़ गई। हमारा फॉरेन टूरिज्म अगर ज्यादा होने लगेगा तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होने लगेगा, लोग आने लगेंगे तो हमारी डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट फॉरेनर हमारे कंट्री में ज्यादा करने लगेंगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। यूनिलैटरल गिफ्ट ज्यादा आने लगेंगे तो आपकी क्या होगा, डॉलर की कीमत, सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। इसी तरह इसका उल्टा, एक्सपोर्ट कम होंगे तो उसका घट गया, फॉरेन टूरिज्म कम आने लगेंगे, सप्लाई कम हो जाएगी तो वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी तरह उसी का चार चार क्वेश्चन ये भी बनेंगे। तो वो हो गया डिमांड पे चेंज इन डिमांड, और ये हो गया चेंज इन सप्लाई। और इसमें ठीक उसका ये वर्ड लिखेंगे, वहां क्या कह रहे थे कि इंक्रीज इन डिमांड, तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, और यहां पे जहां घट रहा तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। आंसर आपको उसी तरह से देना है जैसे डिमांड में दिया, और फिगर आप उसका भी इसी तरह बनाएंगे, इसका ठीक सप्लाई का बनाएंगे। ये देखिए, एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और वाई एक्सिस पे प्राइस इन फॉरेन एक्सचेंज। 80 रुपया जब हमारी डॉलर थी और घट के 60 हो गया तो क्या हुआ, हमारा नीचे की तरफ हमारा ये क्या बनेगा, एस बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। इसमें देखिए अपर की तरफ जब ये हमारी बढ़ जाएगी, घटने लगेगी, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड की तरफ आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। और यहां भी इक्विलिब्रियम जहां इंटरसेक्ट करेगा, पहले आपका ई ये बना था, अब जब दोबारा आपने S1 बनाया तो ये दूसरा इक्विलिब्रियम बना E1। इसी तरह यहाँ पे एक सप्लाई के कर्व आपने बनाया जो इंटरसेक्ट कर रहा, तो इक्विलिब्रियम बन रहा, और दूसरा जब आपने फिर जब चीजें इंपैक्ट आपके असर पड़ने लगी, डॉलर बढ़ने लगा, सप्लाई बढ़ने लगा, तो क्या किया आपने, और इसको एरो जरूर लगाएंगे ये, और इसमें क्या हुआ, S1 बना, तो फिर इंटरसेक्ट यहां कर रहा, तो दूसरा इक्विलिब्रियम क्या बना, E1 आपका यहां बना। तो ये घटने पे और ये हमारी डॉलर बढ़ने पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, करेंसी एप्रिसिएशन। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन होगा तो करेंसी क्या एप्रिसिएशन है, क्योंकि हमारी करेंसी बढ़ गई, डॉलर कीमत बढ़ गई, यानी कि R से R1 हो गया, अब 60 हो गया, अब $1 60 रुपए के बराबर, पहले $1 80 रुपए के बराबर था। तो क्या उस समय हमारा क्या होगा, हमारी करेंसी एप्रिसिएट हुई। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे 80 रुपया, $1 80 के बराबर था, अब रेट बढ़ गया, $1 100 रुपए के बराबर हुआ, तो हमारी करेंसी क्या हो गई, डेप्रिसिएट हुई, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हुई, सप्लाई कम हुआ। और यहाँ पे क्या, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ने से सप्लाई ज्यादा हुआ, तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, करेंसी एप्रिसिएशन होगा, और कम होगा तो करेंसी डेप्रिसिएशन होगा। ये बात चीजें इस फिगर में आप समझेंगे। तो इससे भी चार चार क्वेश्चंस आएंगे, चाहे सिंगल सिंगल पूछे और चाहे एक साथ ही पूछे, तो इसका आप आंसर इसी डायग्राम को करके आप एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? अब इसका समरी समझ लीजिए। समरी क्या है, सीधे सीधे कि अगर इंक्रीज इन डिमांड, जो पहला मैंने पॉइंट बताया, या डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई अगर कम हो रहा और इंक्रीज डिमांड ज्यादा हो रही, सप्लाई कम होगा, तो हमारा उस समय क्या हुआ, करेंसी डेप्रिसिएशन है। सीधा सीधा ये फॉर्मूला है
कि अगर हमारी डिमांड बढ़ेगा और यह हमारी सप्लाई कम होगी तो दैट मींस कि हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन में है, क्योंकि वैल्यू हमारी करेंसी की घट गई। लेकिन यही और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपोर्ट डिक्रीजेस, हम इंपोर्ट कम करने लगेंगे और एक्सपोर्ट हम ज्यादा करने लगेंगे। ये सिचुएशन होगी हमारी डेप्रिसिएशन, हमारी जब करेंसी डेप्रिसिएट रहेगी तो इंपैक्ट ये पड़ेगा कि हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। और यही चीज अगर हमारी डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज्यादा बढ़ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा? करेंसी हमारी एप्रिसिएट करेगी और इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपोर्ट हमारा बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कम होगा। ये सीधा सीधा इसका समरी है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको एक डायग्राम के द्वारा। तो सीधा इसको एक याद करने के लिए है कि कभी आप इस चीज को कंसेप्ट को भूले ना हो या आप कभी कंफ्यूज ना हो कि अगर डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम है तो वो आपका मतलब हुआ कि करेंसी आपकी डेप्रिसिएशन है और इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट डिक्रीजेस और एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। और यही चीज अगर हमारी डिमांड घट रही है, डिमांड हमारा नहीं है और सप्लाई ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे करेंसी एप्रिसिएशन। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपोर्ट हम ज्यादा करेंगे क्योंकि वहां चीजें सस्ती हो गई, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट हम कम करेंगे। ये एक कंसेप्ट आपको इसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा था, लास्ट है कि जब ये कंडीशन होगी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन करेंसी की तो आरबीआई उसमें क्या रोल अदा करता है? ये पिछला एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, उस चीज को मैं आपको बता दूं, वो रह गया था। मैं कहा था कि आगे जब इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे एक्सेस डिमांड और ये सब चीजें तो मैं आपको डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे तो मैं इसको आपको इसका लिखाऊंगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन था कि हाउ डज आरबीआई ब्रिंग्स डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। आरबीआई यहाँ पे डाउन होने पे क्या अपने चीजों को करता है और यहाँ पे अगर अप हो जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज में आरबीआई क्या रोल अदा करता है? तो पहला चीज है कि आरबीआई विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो अपने फॉरेन सप्लाई को बढ़ा देता है। अब बढ़ाएगा कैसे? जब चीजें बढ़ानी होती तो क्या करते हैं हम लोग? वो सेलिंग करना शुरू कर देगा। फॉरेन एक्सचेंज बाय सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रिजर्व, उसके पास जितना है वो बेचना शुरू कर देगी, सेल करना शुरू कर देगी। तो वो फॉरेन एक्सचेंज ये जब चीजें डाउन होने लगेगा तो क्या करेगा? सप्लाई को यानी सप्लाई बढ़ा देगी आरबीआई। और सेलिंग कैसे आरबीआई बढ़ाई? कैसा तो नहीं कि बोल दिया बढ़ा दिया तो बढ़ गया, बढ़ाई कैसे? वो अपनी चीजों को फॉरेन एक्सचेंज को सेल करना शुरू कर देगी, सेल करेगी। और डायग्राम में मैंने आपको बताया भी है कि सेल करने का क्या है। और अगर वही चीज डाउन हो जाए तो आरबीआई क्या करेगी? खरीदना शुरू कर देगी। आरबीआई विल परचेज फॉरेन एक्सचेंज लीडिंग टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो डायग्राम में हमने आपको दिखा के एक्सप्लेन करने के लिए की कोशिश की है। तो ये आंसर सीधे आप इसका लिखेंगे कि अगर डाउन होगा तो आरबीआई क्या करेगी? वो चीज सप्लाई को बढ़ा देगी। और कैसे बढ़ाएगी? वो सेलिंग करना शुरू कर देगी फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर को सेल करना शुरू कर देगी। और जब उसकी डाउन होने लगेगा आरबीआई ब्रिंग्स अप द फॉरेन एक्सचेंज, जब अप करेगा, ये तो डाउन का हो गया, तो आरबीआई क्या करेगी? अपने वो खरीदना शुरू कर देगी। आरबीआई विल परचेज फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना शुरू कर देगी, डॉलर रखना खरीदने लगेगी। क्या करेगी? लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन, इसलिए करेगी कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाए। बढ़ने पे क्या करेगी? वो परचेज करेगी। और यहाँ पे घटने पे क्या करेगी? वो सेल करना शुरू करेगी। दोनों ये कीवर्ड है, यहाँ सेलिंग है और यहाँ पे क्या है? परचेज है। दो वर्ड को आपको याद रखना। तो ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, फॉरेन एक्सचेंज। अब नेक्स्ट हम जो क्लास लेंगे ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, एक जो बुक थी। अब दूसरा किताब हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम जो है इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करूंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।